जादुई टोकरी। कौशाम्बी गांव अपने प्राकृतिक हरियाली की खातिर जाना जाता था। गांव का आधा छोर जंगल के भूभाग से घिरा हुआ था। उस गांव में रसिका नाम की एक औरत अपनी दो बेटियों नित्या और विभा के संग एक घास फूस के पुराने छप्पर में रहती थी। भोर के 5 बज गए। जल्दी से उठो और जंगल से लकड़ियां बटोर लाओ ताकि मैं टोकरियां बना सकूं। रसिका की बात सुन नित्या झटपट से उठ खड़ी होती है, मगर विभा मुंह घुमाकर सो जाती है। मेरी एक बोली सुनते ही नित्या झट से खड़ी हो गई। अरे आलसन, कभी तो अपनी बहन से कुछ सीखा कर। तंग आ गई हूँ मैं आपकी इस जातियों से माँ। जब देखो अपनी बड़ी बेटी की गुण गाती रहती हो। मैं तो जैसे आपको फूटी आंख नहीं सुहाती। गुस्से से बिलबिलाती हुई विभा माँ को 4 बातें सुनाकर लकड़ी लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ती है। विभा, रुक जा, ऐसे मुंह नहीं चढ़ाते। वो हमारी माँ है। मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में उलझने वाली नहीं हूँ, समझी? भले ही हमारा रिश्ता खून से जुड़ा हुआ है, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं मानती हूँ। तुम्हारे चलते माँ मेरे संग सौतेले से बढ़कर बर्ताव करती है। विभा के दिल में भरे गुबार से नित्या के मन में गहरी चोट पहुंचती है। दोनों मिलकर लकड़ियां बटोरकर उनकी गठरी बांधकर घर लौट आती हैं। माँ, खाने में ये बनाया है आपने? लौकी की सब्जी, ये सूखी साखी रोटी। अरे बावली हो गई है क्या? बर्तनों को क्यों झनक पटक रही है? गनीमत है कि 2 वक्त का खाना भी नसीब हो रहा है। तेरे पिताजी ताउम्र शराब में धुत रहे, खुद तो बेफिक्री से चल बसे और मुझ पर 2 बेटियों का भार सौंप गए। सुना था कि बेटियां माँ की तकलीफ समझती हैं, मगर तू सारी परिस्थिति देखने के बावजूद भी अपना गुमान मुझ पर झाड़ती है। माँ छोड़िए भी, विभा भी नादान है, समझ जाएगी। दूध पीती बच्ची नहीं हूँ मैं। जानती हूँ कि माँ के मन में मेरे प्रति जहर तुझ नागिन नहीं भरा है। ऐसा कहकर विभा नित्या के मुंह पर दरवाजा भेड़ देती है। नित्या, थोड़ी देर में सांझ हो जाएगी, जरा टोकरियां बनाने में मेरा हाथ तो बटा दे। माँ, आप फिक्र मत करो, सांझ से पहले ही टोकरियां तैयार हो जाएंगी। दोनों मिलकर टोकरियां बनाती हैं, जिन्हें माथे पर रखकर रसिका बाजार में आकर उन्हें बेचने लगती है। टोकरी ले लो, मनमोहक टिकाऊ बारीक बुनाई की टोकरियां ले लो। कुछ समय गुजर जाता है। अब रसिका को बुढ़ापे की जकड़न घेरने लगती है, जिसके चलते उसकी आंखों की रोशनी भी धीमी पड़ जाती है और रोग का बिछौना उसे अपना कौर बना लेता है। ऐसे में घर की जिम्मेदारी जवान नित्या के कंधे पकड़ लेती है। उसकी बनाई टोकरियों की बारीकियों को देख बाजार की जनता उसी की टोकरी खरीदती। टोकरी ले लो, मनमोहक टिकाऊ बारीक बुनाई की टोकरियां ले लो। हरिया नाम का एक युवक उसकी टोकरी की ओर लुभाता चला आता हुआ कहता है, अरे क्या बात है, पूरे बाजार में तुम्हारे यादों की कारस्तानी छाई हुई है। मेरा मतलब जिसके ठेले पर देखो तुम्हारे ही बनाई टोकरी सजी हुई है। शुक्रिया भाई जी, ये गुण भी बस ईश्वर की देन है, वरना किसको मालूम था कि मेरी बनाई टोकरी मेरी रोजी रोटी बन जाएगी। मुझे 6 टोकरियां दे दो, हल्का कारोबारी हूँ, टोकरियों से दुकान की मेरी शोभा बढ़ जाएगी। उस रोज नित्या की काफी बेहतर कमाई होती है। वो खुश मन से घर आती है। माँ, आज मेरी बनाई तमाम टोकरियां बिक गई, इसलिए उस कमाई से मैंने आपकी खातिर महीने भर की दवाई खरीद ली। उससे आप जल्दी ठीक होंगी। सब कुछ सही चलने लगा था, मगर जैसे उनके जीवन की चल रही रेल पटरी से उतर गई। नित्या की टोकरी की बिक्री घटने लगी। एक बुढ़िया उसके सामने आकर हाथ फैलाए हुए कहती है, अरे बेटा, इस बूढ़ी लाचार को कुछ खाने को दे दे। बुढ़िया का अधेड़ उम्र देखते हुए नित्या मन में कहती है, घर में तो गिन चुनकर हम 3 जन के खातिर ही खाना पका है, मगर माँ कहती है द्वार पर आए भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अरे बिटिया, किस सोच में डूब गई? जी कुछ नहीं, आइए मैं आपको खाना देती हूँ। नित्या अपने हिस्से का भोजन उसे खिला देती है। अब वो बुढ़िया हर दिन के पहर में आ धमकती, जिसे देख विभा बिगड़े स्वर में कहती है, अरे यहाँ क्या कोटा खुला है जो पका पकाया राशन उस बुढ़िया के आगे परोस देती हो? एक बार अच्छे से फटकार नहीं सकती क्या? विभा, किसी बुजुर्ग को खिलाने से भोजन नहीं घटता। गुजरते पलों के साथ नित्या के टोकरियों की बिक्री एकदम से बंद हो जाती है। बुढ़िया उनके घर आती है। बिटिया, आज मुझ बूढ़ी को खाना नहीं खिलाओगी? आपको खिलाने को आज मेरे पास कुछ नहीं बचा था। आज तो हमारे घर में सवेरे से चूल्हा नहीं जला। ये भूख और गरीबी की मार नहीं झेली जा रही। नित्या का अपार दुख देखकर बुढ़िया उसे एक टोकरी देती है। उस टोकरी की बुनाई बड़ी ही खूबसूरत जान पड़ रही थी। बिटिया,
इस टोकरी को मुझे खिलाने की कीमत समझकर रख ले, शायद तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। नित्या उस टोकरी को लेकर घर के भीतर आती है। ये विभा भी ना बची कुची सब्जी सूखने को जमीन पर रख छोड़ती है। नित्या सब्जी को उठाकर टोकरी में रखती है कि टोकरी 10 गुना सब्जियों से लबालब भर जाती है। अरे, मैंने तो इसमें मात्र 4 आलू और 1 लौकी डाली थी, फिर ये इतनी कैसे भर गई? कहीं जादुई टोकरी तो नहीं? वो पुख्ते तौर से टोकरी का जादुई रहस्य जानने की खातिर सब्जियों को निकालकर इस बार कुछ मात्रा में अनाज डालती है, जिससे टोकरी ठकमठेल भर जाती है। अरे वाह, ये तो सचमुच में जादुई टोकरी है। नित्या जादुई टोकरी का रहस्य अपनी माँ और छोटी बहन से साझा करती है। क्या सचमुच में ये जादुई टोकरी है? पर ये साबित कैसे होगा? इस जादुई टोकरी की एक खासियत है, हम जो भी कुछ इसमें 1 अंश या 1 गुना डालेंगे वो 10 गुना प्रतिफल देगा। ये सुन विभा झट से गुल्लक तोड़कर उसमें रखे चिल्लड़ निकालती है। ये मेरे जमा किए हुए 10 रुपए हैं। अगर ये 100 रुपए हो गए तो ये जादुई टोकरी होगी। विभा आगे बढ़कर उन सिक्कों को जादुई टोकरी के भीतर डालती है। तभी सिक्कों की खनक के साथ वो 10 गुना बढ़ जाते हैं। ये देख खुशी के मारे उसकी आंखें चमक उठती हैं और सिक्के की गिनती के पश्चात वो कहती है, ये तो जादुई टोकरी बड़ी ही रोचक है। इसे हमारे दुख कलेश सब मिट जाएंगे। क्या तुम उधार के तौर पर ये 100 रुपए मुझे दे सकती हो? इसे मैं थोड़े से फल सब्जियां मोल लेकर उन्हें इस जादुई टोकरी में डालूंगी। आज जादुई टोकरी उन्हें 10 गुना बढ़ा देगी। अरे वाह, ये तो भली सोच है। नित्या बाजार से ताजे फल और सब्जियां खरीदकर जादुई टोकरी में जैसे ही उड़ेलती, वो लबालब भर जाती, जिन्हें लेकर वो गांव देहात घूमकर उन्हें बेचती है। ताजे मीठे फलों के साथ ताजी हरी सब्जियां ले लो। उसकी आवाज सुनकर रिपना और चंदन नाम का एक दंपति उसे रोकते हुए कहता है, अरे ओ फल वाली, जरा यहाँ तो आना। नित्या झट से उसके पास आती है। क्या भाव बेच रही हो ये मीठे मीठे फल? साहब, इसे मीठे फल आपको पूरे बाजार में नहीं मिलेंगे। अच्छा, चक्कर तो देखूं। चंदन एक फल को चखते हुए बोलता है, अरे वाह, तुम्हारे फल तो इमरती से भी मीठे और रस भरे हैं। सभी में 1 किलो भर तौल दो। सांझ के खातिर भाजी तरकारी भी नहीं है। इसकी सब्जियां भी कितनी चमकदार हैं। लगे हाथ सब्जी भी खरीद लो। जादुई टोकरी में भरे सामान जितनी तेजी से बिकते हैं, उतनी ही तेजी से वो भरते चले जाते हैं। उस रोज नित्या उतना कमाती है जितने पहले उसने कभी नहीं कमाया होता। ये ले छुटकी, तेरे 100 रुपए और ये अलग से 50 रुपए। अब मैं इस जादुई टोकरी से अपनी गरीबी के जीवन की काया पलट कर रख दूंगी। नित्या लगातार उस जादुई टोकरी का सदुपयोग करती है। वो प्रत्येक दिन की कमाई की जोड़ बटोर कर रखती है, जिसे कुछ समय में वो एक पक्का मकान बनाकर अपनी माँ और बहन के साथ खुशहाल तौर से जीवन यापन करने लगती है। नित्या सारा श्रेय वो जादुई टोकरी को देती है। गरीब बुढ़िया पिज्जा बनाने वाली। भारतीगढ़ गांव में सुमित्रा अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत ही खुशी से रह रही थी। सुमित्रा को बचपन से ही पिज्जा खाने का बहुत शौक था और एक दिन सुमित्रा अपने बेटे से बोलती है, रोहन बेटा, मुझे पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है, जाकर पिज्जा तो ले आ। अरे माँ, अब तो तुम बुढ़िया हो गई हो, बुढ़ापे में भी तुम्हें पिज्जा खाने का मन करता है। अरे बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो क्या हुआ, आखिरकार मेरा भी तो मन करता है, और अगर मेरा पिज्जा खाने का मन है तो खिला देना। अच्छा ठीक है, तुम भड़क क्यों रही हो माँ, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा ले आऊंगा। मैं मजाक कर रहा था। इतना कहकर अपनी माँ के लिए रोहन पिज्जा लेने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद रोहन अपनी माँ के लिए पनीर पिज्जा लेकर आता है और दोनों माँ बेटे बड़े चाव से पनीर पिज्जा खाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन रोहन अपने ऑफिस से घर की तरफ आ रहा था कि तभी उसको पिज्जा पॉइंट नाम की एक नई दुकान दिखाई देती है। उसको देखकर रोहन सोचता है। इतना सोचने के बाद रोहन पिज्जा पॉइंट से चीज पिज्जा खरीद लेता है और घर जाने के लिए रोड क्रॉस करने लगता है कि तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोहन की माँ चिंता में अपने बेटे को फोन करती रहती है, लेकिन रोहन उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं देता। अगली सुबह रोहन के घर रोहन की लाश जाती है। ये देखकर मानो सुमित्रा के ऊपर पहाड़ टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। बेटा, अब तो तू मेरे पास ही नहीं है, मैं किसके लिए जीऊंगी।
तुम मुझे छोड़कर कैसे चले गए? अपनी बुढ़िया माँ को अकेले छोड़कर तू नहीं जा सकता। अब मुझे कौन देखेगा? उसको रोता हुआ देखकर लोग उसको सिंपैथी देकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सुमित्रा अपने बेटे की चिता जला देती है। बेचारी बहुत ही अकेली हो जाती है और रोते हुए अपने बेटे के साथ बिताए हुए पल याद करती है कि किस तरीके से रोहन अपनी माँ को छेड़ा करता था। सुमित्रा के घर में रोहन के सिवाय और कोई नहीं था और इस वजह से सुमित्रा की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बद से बदतर हो गई। सुमित्रा के पास खाने तक को कुछ नहीं था और वो एक दिन सोचते हुए खुद से बोलती है, बेटा, मेरे बेटे ने सबकी मदद की है। यदि मैं किसी से कुछ मांगूंगी तो क्या पता मुझे भी लोग कुछ खाने को दे दे। ये सोचकर सुमित्रा अपने पड़ोस में खाना मांगने के लिए चल देती है। मीनू बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, कृपया करके तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे अम्मा, आप ये कैसी बात कर रही हो? मैं आपकी मदद तो करना चाहती थी, लेकिन मेरे पति घर पर नहीं है। मैं उनसे बिना पूछे कोई भी सामान ऐसे किसी को नहीं दे सकती अम्मा। बेटा, मैं तो तेरे पास ये सोच कर आई थी कि तू मेरी मदद करेगी, क्योंकि जब तुझे तेरे पति के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे तो तू मेरे बेटे रोहन के पास आई थी। अरे ओ बुढ़िया, मैं तुझे इतनी देर से अम्मा अम्मा करके बोल रही थी और तूने क्या किया? अपना एहसान जता दिया। सुन मेरी बात, तूने मेरी एक समय पर मदद की है, मानती हूँ, लेकिन मैंने तुझे बोला ना, मैं अपने पति से बिना पूछे तुझे कुछ भी नहीं दूंगी। पर हाँ, मैं तेरे हाथ में कटोरा जरूर थमा दूंगी ताकि तू कहीं भी जाकर भीख मांग सके। कोई ना कोई तेरे लाचारेपन पर तरस खाकर भीख जरूर दे देगा। इतना कहकर मीनू सुमित्रा के हाथ में कटोरा थमा देती है और उसमें 1 रुपए का सिक्का डालकर उसे धक्के मार के निकाल देती है। ये देखकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुद से बोलती है, काश मेरा बेटा जिंदा होता तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद सुमित्रा रोते हुए अपने घर के अंदर चली जाती है और अपने बेटे की फोटो लिए रोती रहती है। तभी उसके पास एक रंजू नाम की औरत आती है और उससे बोलती है, अरे सुमित्रा बहन, तू अपने बेटे की फोटो लिए क्यों रोती रहती है? क्या बताऊं बहन, जब से मेरा बेटा रोहन मुझे छोड़कर गया है मैं भूखे ही मर रही हूँ। मैंने मीनू से खाने के लिए मांगा तो उसने मुझे धुतकार दिया। अरे बहन, तुझे पिज्जा खाने का बहुत शौक है तो तू पिज्जा की एक छोटी सी दुकान खोल ले, इससे तेरा गुजारा भी हो जाएगा। इतना कहकर रंजू वहाँ से चली जाती है और सुमित्रा खुद से बोलती है, सुमित्रा, वैसे रंजू ने तुझे आइडिया सही दिया है। मेरे पास जो थोड़े बहुत गहने हैं मैं उन्हें बेचकर पिज्जा बनाने का सामान ले आती हूँ और उससे अपनी एक छोटी सी दुकान खोल लूंगी। इतना कहकर सुमित्रा अपने गहनों को लेकर सुनार के पास चली जाती है और गहने बेचकर पिज्जा बनाने का सामान ले आती है। जिसके बाद सुमित्रा अगली सुबह अपने घर के आगे एक रेहड़ी खड़ी कर लेती है और उसके ऊपर पिज्जा बना बना कर रख लेती है और उसके पिज्जा की बिक्री काफी होने लगती है। धीरे धीरे करके सुमित्रा अपनी पिज्जा रेहड़ी से एक बड़ी सी पिज्जा शॉप खोल लेती है। जिसके बाद वो देखते ही देखते बहुत अमीर हो जाती है। उसको किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वो आए दिन किसी न किसी की मदद करती रहती। एक दिन उसके दुकान पर एक छोटा बच्चा आता है और रोते हुए बोलता है, अम्मा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। वो बच्चा लगभग 5 साल का था और उसकी मासूमियत देखकर सुमित्रा को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो उसको बोलती है, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं अनुज हूँ और मैं अनाथ हूँ। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। उसकी ये बात सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आंख में आंसू लिए बोलती है, बेटा, बेटा, तुम चिंता मत करो। तुमने अभी ये बोला ना कि तुम्हारे माता पिता नहीं है। आज से तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर सुमित्रा अनुज को गले लगा लेती है और उसको पेट भर के खाना खिलाती है। उसके बाद सुमित्रा उसको अपने साथ रखने लगती है और कुछ दिन बाद वो उसका एडमिशन स्कूल में करवा देती है और इस तरह सुमित्रा अनुज के साथ खुशी से रहने लगती है। 2 चुड़ैल बहनें।
शीशगंज गांव की सीमा से 2 कोस दूर एक घनघोर जंगल था। वहां के निवासियों का मानना था कि जंगल के भीतर 2 चुड़ैलों का बसेरा था। वो घटना तब सच्ची जान पड़ी जब एक रात बिरजू जंगल से गुजर रहा था। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, धीरे धीरे ये चांद प्यारा प्यारा। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह। जैसे ही वो आसमान की ओर ताकता है, उसे 2 चुड़ैल आम और इमली के पेड़ पर बैठी हुई दिखाई पड़ती है। अरे ओ मंडोला चुड़ैल, सच बता, मेरे इमली से लदे पेड़ को देखकर तेरा मन डोला ना? अरे जा, मेरे आम के पेड़ के सामने तेरी ये खट्टे इमली के झरोके कुछ भी नहीं। वैसे तेरे आमों का असर तेरे इस मोटली शरीर पर साफ जाहिर हो रहा है। ये सुन मंडोला चुड़ैल अपने उल्टे पांव से पेड़ से छलांग लगाकर डोला के बाल पकड़कर कहती है, आज मैं तो चुड़ैल को सजनी से गजनी बना डालूंगी। तुझे मुझसे पंगे लेने की आदत ही खत्म कर दूंगी। तूने मेरे बालों को छुआ, अब मैं तेरी खाल उधेड़ डालूंगी। दोनों चुड़ैलों को बाल नोचकर ऐसे लड़ता देख बिरजू की आंखें फटी और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। बचाओ! दोनों चुड़ैल मुंडी घुमाकर उसे एक टक निहारने लगती हैं। तभी वो सरपट से गांव की ओर भागता है। मंदबुद्धि चुड़ैल, तेरे कारण वो हम चुड़ैलों के भिड़ंत का लुत्फ उठाकर भाग गया। बिरजू पूरे गांव के सामने दोनों चुड़ैलों का भेद खोल देता है, जिसके बाद सभी जन जंगल से आना जाना एकदम बंद कर देते हैं। पर एक रात हरीश नशे में झूमता हुआ जंगल से गुजर रहा होता है। तभी दोनों चुड़ैल को उसकी आहट सुनाई पड़ती है और वो तेज रफ्तार से पेड़ों से कूदकर उसको दबोच कर कहती है, छोड़ दे इसे, ये मेरा शिकार है। इस पर नजर पहले मेरी पड़ी थी, लेकिन निशाना मैंने लगाया था। ये मेरा शिकार है, इसे तो मैं ही खाऊंगी। दोनों चुड़ैल उस आदमी के हाथ पांव खींचने लगती हैं। तभी हरीश का नशा फटता है। अरे मैया रे, मर गया रे, अरे कोनो बचाओ हमका, अरे हमरा करेजा डर से एकदम से तेज धड़कन है। चिंता मत कर, अभी मैं तेरा दर्द मिटा दूंगी। मुझे इंसान का गुर्दा कलेजा खाना बड़ा पसंद है। मंडोला चुड़ैल गुस्से से बौखलाकर डोला चुड़ैल को जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहती है, क्या हुआ? एक ही थप्पड़ में झाई आ गई मेरी चिरमखी चुड़ैल को। तेरी ये मजाल जो तूने मुझे सूता और मुझे चिमरखी कहा, जंगल की बोझ। दोनों चुड़ैल विशाल रूप धरकर पहलवानों की नाई लड़ने लगती है, जिससे जंगल का मंजर एकदम तूफानी हो जाता है। यही सही मौका है इन चुड़ैल के चंगुल से भागने का, खिसक ले हरीश। हरीश को भागता देख दोनों चुड़ैल उसे घेर कर कहती है, मंदबुद्धि चुड़ैल, आज तेरी बेवकूफी के कारण ये शिकार हमारे हाथों से बचकर भाग जाता। मैं मंदबुद्धि हूँ तो तू कौन सा एल्बर्ट आइंस्टाइन है? दोनों चुड़ैल उसको मारकर उसकी खोपड़ी और दिल निकालकर चाव से खाती हुई अपनी भूख मिटाती है। सवेरे हरीश की कटी पिटी लाश जंगल के बाहर पड़ी लोगों को दिखाई पड़ती है। अरे किस कसाई ने मेरे लाल के इतने टुकड़े किए हैं? हरीश की मौत के पीछे उन दोनों नरभक्षी चुड़ैलों का ही हाथ है। आग लगे उन चुड़ैलों को, कीड़े पड़े, मैयत निकलेगा उनका। हर दिन के साथ उन चुड़ैलों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, अब क्या होगा? लाख सोच विचार के बाद भी कोई भी जन चुड़ैलों के खात्मे का हल नहीं खोज पाता। तभी आधी रात आसमान बरसने वाले काले बादलों से घिर आता है और झमाझम बरसात शुरू होती है। आम के डाल पर सो रही मंडोला चुड़ैल को देख डोला चुड़ैल कहती है, अरे ये चुड़ैल है या कुंभकर्ण? इसके खर्राटों की गूंज मेरे कान में शोर कर रही है। चुड़ैल अपने बालों की चोटी आगे बढ़ाकर मंडोला को खूब सताती है। तभी वो उठ खड़ी होती है। बिना एक टक्कर किए तुझ सड़ी खोपड़ी वाली चुड़ैल को चैन नहीं पड़ता क्या? जागने का इतना शौक है तो चमगादड़ की टोली में भर्ती क्यों नहीं हो जाती?
तेरे मुंह की सड़न से पूरे जंगल की हवा दूषित हो गई है, इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा तुझे परेशान किया जाए। जंगल में जोरदार आंधी उठती है और बरसात की फुहार बरसती है। अरे ओ मंडोला, चल सभी रंजिश भुलाकर नाचते हैं। देखना मौसम कितना बेईमान है। नाच 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 मेरी चुड़ैल, नाचना क्या हुआ? तेरे उल्टे पैर क्यों नहीं थिरक रहे? अरे मैंने यहाँ सुर संग्राम की मंडली नहीं खोली, तू भी नाच। मुझे तो जैसी चिमर की चुड़ैल के संग ना दिन दिना नहीं करना। साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि तुझ छलायान चुड़ैल को नाचना आता ही नहीं। तूने मुझे ललकारा, आज मैं नाच नाच कर फ्लोर तो क्या ब्रह्मांड हिला कर रख दूंगी। दोनों चुड़ैल नाचती हुई जंगल को पार करके गांव आ पहुंचती हैं और उनके नाच से पूरा गांव बेकाबू होकर हिलने लगता है और तबाही मच जाती है। झगड़ते हुए जंगल वापस लौट आती है। सवेरे पूरा गांव बाबा के पास आता है। तो आखिर वो आतंकी चुड़ैल तुम्हारे गांव में दस्तक देने ही लगी। बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। कल उन दोनों चुड़ैल ने गांव में रात भर मौत का नाच नाचा है। अरे उनके कारण हमारी जान माल को बड़ी हानि हुई है। बाबा अंतर्ध्यान होकर उन चुड़ैल की पूरी दास्तान से वाकिफ होकर कहते हैं, उन चुड़ैलों के बीच रक्त बंधन बंधा है, वो सगी बहनें हैं। फुलवा अपनी बेटियों मंडोला और डोला के संग रहती थी। जहाँ मंडोला एकदम काली भद्दी थी तो वहीं डोला एकदम गोरी सुंदर थी। रूप के कारण दोनों बहनों के बीच 36 का आंकड़ा था। आईने के सामने खड़ी डोला कहती है, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। आ गई चिड़ाकली, अपना ये अमावस का काला चेहरा लिए। तूने मेरी खिल्ली उड़ाई। रुक, आज मैं तेरी गोरी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी। दोनों बहनें एक दूसरे के बाल पकड़कर झगड़ने लगती हैं। तभी उनकी माँ फुलवत झगड़ा छुड़ाते हुए कहती है, आज फिर तुम दोनों सवेरे सवेरे ही महाभारत लेकर उठ गई। एक दिन कटकर मर जाओगी तुम बहनें। माँ, इसने फिर मेरी काली सूरत का मजाक बनाया। माँ, इस चलोकड़ी ने मेरे बाल नोचे। कोयले की खदान है तू। दोनों गुस्से से बुदबुदाते हुए स्कूल निकल पड़ती हैं। फिर एक रोज दोनों स्कूल से घर आती हैं। तभी डोला उसे छेड़ते हुए कहती है, जल गया मुझसे कोई जल गया, को फिर जलने दे। अपना ये गज भर का जुबान बंद कर डोला, वरना मैं तुझे यही ढेर कर दूंगी। अरे तू ये कड़वा सच मान क्यों नहीं लेती कि तू मेरी नजर उतारने का काला टीका है। ये सुनकर मंडोला बौखलाकर सड़क पर पड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर पर मार देती है और दोनों सड़क के बीचों बीच लड़ने लगते हैं। तभी तेजी से बढ़ रही एक गाड़ी उन्हें कुचलकर 9-2-11 हो जाती है और वो वहीं मर जाती है। बाबा, कोई तो उपाय होगा जिससे उन चुड़ैल बहनों से पीछा छूटे। वो चुड़ैल एक दूसरे को अपनी मौत का जिम्मेदार मानती हैं। उन्हें सिर्फ उनकी जननी ही मुक्ति दिला सकती है। सभी जन लौटकर गांव फुलवती का घर खोजकर उसे साथ लिए रात के अंधेरे में मशाल लेकर जंगल को चारों ओर से घेर लेते हैं। डोला, मंडोला, सामने आओ। देखो तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई है। दोनों चुड़ैल उसके सामने प्रकट होती है। तुम आ गई? तुम्हें पता है भोला के चलते मैं मर गई। नहीं माँ, इस हत्यारा ने मेरा खून किया है। ये झूठी है, मक्कार है। तुम्हारे नफरत और झगड़े के चलते आज तुम क्या से क्या बन चुकी हो। अब तो ये बैर, ये रंजिश भूल जाओ मेरी बच्चियों। माँ, तुम रो मत, हम तुम्हें रोते बिलखते नहीं देख सकते। मंडोला, सारी गलती मेरी थी। हमारे चलते माँ आज एकदम अकेली पड़ चुकी है। तुम मेरी फिक्र छोड़कर अपनी दुनिया में लौट जाओ। दोनों चुड़ैल आंसू बहाकर पछतावा जाहिर करती हुई गले लगती हैं कि अचानक आसमान से एक तेज लौ उन्हें घेर लेती है और चुड़ैल हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं। इस तरह गांव एक बार फिर बेखौफ होकर जीने लगता है। 2 बहुओं में गाय का बंटवारा। गौशाला में खूंटे से बंधी धन्नो जोर शोर से गुहार लगा रही होती है। अरे धन्नो, तेरा ही चारा बना रही थी, ले पेट भर खा।
गाय का चारा खत्म करते ही सरोजा उसका दूध दोहकर डोलची में भरकर सभी के घर पहुंचाती है। सरोजा अपने दो बेटे गोपाल और माधव के संग फतेहपुर गांव में रहती थी। उसके पास एक गाय थी जो उसे प्रतिदिन खूब सारा दूध दिया करती थी। गांव के तमाम निवासी उसी से दूध खरीदा करते थे। गांव वालों के प्रति उनका व्यवहार बेहद मिलनसार था। दोनों भाई हर सवेरे अपने गाय को चराने के लिए ले जाया करते थे। अरे क्या बात है, आज भोर सबेर ही राम लखन धन्नो को चरावे जावत है। आगे बढ़ते ही उन्हें सरपंच नजर आता है, जिसे देख धन्नो गुहार लगाती हुई पगुराई करती उसे चाटने लगती है। हाँ धन्नो, ये ले चूल्हे की पहली रोटी तुम्हारी खातिर। एक सांझ सरपंच दोनों भाइयों का उल्हाना लिए सरोजा के घर आता है। अरे सरोजा भौजाई, सुनती हो, कहाँ हो? अरे भाई साहब, आप सब कुशल मंगल तो है? आपके ये दोनों अनमोल रतन दिन भर गांव की जमीन रौंदते रहते हैं। अब इनके पैरों में बेड़ियां डालो, तभी इनके पांव घर में टिकेंगे। आपकी नजर में कोई संस्कारी सुशील लड़की हो तो बताइए, जो मेरे इन सपूतों के साथ मेरी गाय धन्नो का भी भली भांति देख रेख करे। अगर कोई गुड़ी लड़की मिले तो चटमंगनी पटव्याह रचा दूं। सरपंच कायरा और मधुरिमा नाम की दो अलग मिजाज की लड़कियों का रिश्ता बताकर कहता है। अरे जिनके नयन नक्श इतने मनमोहक और रूप में इतना निखार है, उनका व्यवहार कितना मिलनसार होगा ना भौजाई। सरोजा हामी भरकर बड़े ही धूमधाम के संग अपने बेटों की शादी कराकर दो बहू घर लाती है। आज से तुम दोनों मेरे घर की लक्ष्मी हो। बहू होने के नाते आज से इस घर बार की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर है। तुम्हें ना सिर्फ मेरे बेटे बल्कि मेरी गाय की भली तरह देख रेख करनी होगी, क्योंकि मेरा घर उसी के आसरे टिका हुआ है। दोनों बहुएं तड़के भोर उठकर गौशाला में आती, जहां चारों ओर मक्खियां भिनभिनाता देख कायरा नाक सिकोड़ कर कहती है। ईयू, ची, उफ, ये गोबर की बदबू, मेरा तो सर चकरा रहा है। ये मुझसे ना होगा। गौशाला की सफाई मैं कर देती हूँ, तुम जाकर घर साफ करो। दोनों अपने अपने हिस्से का काम निपटा कर साथ मिलकर रसोई तैयार करती हैं। तभी कियारा टेबल पर आकर बैठ जाती है। ये देख मधुरिमा चितकबरा सा मुंह बनाकर बोलती है। इस जैसी चंट लुगाई तो मैंने आज तक नहीं देखी। देखो कैसे मजे से टेबल पर पसर गई है। अरे बड़ी बहू, क्या बड़बड़ाई जा रही है? खाना परोस और फिर धन्नो को भी चारा डाल दे। जी सासू माँ। मधुरिमा मन ही मन अपनी देवरानी से कुड़ते हुए बेमन से खाना परोसकर पैर पटकते हुए गौशाला में चल देती है। अरे इस गाय की गोबर चारा करने की अकेले जिम्मेदारी मुझे ही क्यों? इसके दूध से बना मक्खन मलाई तो सभी हजम करते हैं और मेहनत मैं अकेले करूं। जहां दिन भर मधुरिमा काम में लगी रहती, वहीं कियारा सिर्फ बिछौने पर पसरी रहती। गुजरते दिनों के साथ दोनों में कामों को लेकर मनमुटाव की बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है। एक सवेरे गुस्से में बौखलाई मधुरिमा बर्फीली पानी का जग कियारा के मुंह पर उड़ेल कर कहती है। पलंग तोड़ने की परंपरा यहीं समाप्त हुई। जाओ और जाकर धन्नो का गोबर चारा करो, समझी? क्या मैं और जानवर की पोटी साफ करूं? ये जमादारों वाले काम ना तुम पर ही जचते हैं। गुस्से में बौखलाकर मधुरिमा उसे जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहती है। देवरानी जी, जरा अपने बोल बच्चन में तहजीब लेकर आओ। जेठानी के आगे इतना बड़बोली बनना अच्छा नहीं है। जेठानी हो तो क्या सर पर चढ़कर तांडव करोगी? दोनों में गाय को लेकर तंगड़ी भिड़ंत छिड़ने के संग वो चूहे बिल्ली की तरह झगड़ने लगती हैं। शोरगुल सुनकर सभी वहाँ दौड़े चले आते हैं। अरे मंद बुद्धियों, थम जाओ, ये मेरा घर है, महाभारत का मैदान नहीं जो मार काट करने पर तुली हो। सासू माँ, आप बीच में मत पड़िए। आज मैं जेठानी जी को निपटा ही डालूंगी। हाथ तो लगा कर दिखा, ऐसे झन्नाटेदार कंटाप लगाऊंगी कि बत्तीसी बाहर आ जाएगी। ना जाने पिछले जन्म कौन से बुरे कर्म किए थे जो ईश्वर ने मेरे भाग्य में ऐसी झगड़ालू बहू मर दी। अगर मुझे जरा भी खबर होती कि मैं लक्ष्मी नहीं बल्कि बहू के रूप में सूर्पणखा उठाकर ला रही हूँ, तो मैं तुम जैसी लुगाइयों के पल्ले अपने बेटे को कभी ना बांधती। बस बहुत हो गया, मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए। आज ही हो जाए बंटवारा। रोज रोज के कलेश से एक बार का बंटवारा भला, सभी चैन से जी तो सकेंगे। घर बार का बंटवारा न चाहते हुए भी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए गोपाल माधव सरपंच को खबर करते हैं। क्या बात है सरोजा भौजाई, आप इतनी हैरान परेशान क्यों हैं? सरपंच जी, मेरी बहुओं को इस घर का बंटवारा चाहिए। क्या? अरे बावली हो गई हो तुम दोनों। जिस घर की एकजुटता की मिसाल पूरा गांव देता है, तुम इस आंगन के दो टुकड़े चाहती हो? अगर आपसे ये बंटवारा करना मुमकिन नहीं तो हम सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। पूरे गांव के सामने घर के सभी साज सामान के दो हिस्से हो जाते हैं। तभी मधुरिमा कहती है। मैंने दिन रात धन्नो की सेवा में बिताया है, इसे मेरे हवाले करो, इसका बंटवारा करो। अरे लोभियो, एक ईंट के भी दो टुकड़े कर डाले तुमने। इस गौ माता के बंटवारा की बात तो अपनी जुबान पर मत लाओ। गाय के बंटवारे की बात छेड़ते ही कियारा मन बदल कर कहती है।
मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये गाय चाहिए बस। एक दिन भी धन्नो का गोबर चारा तो कर ना सकी। धन्नो की देखभाल मैंने की है, ये दुधारू गाय तो मेरे ही हक में आएगी। दोनों के बीच गाय के बंटवारे को लेकर मुठभेड़ शुरू हो जाती है। तभी माधव कहता है, अब ये गौ माता ही इस बंटवारे को टाल सकती है। इस गाय का बंटवारा एक ही शर्त पर होगा, अगले 1 महीने तक तुम दोनों में से जो भी इस गाय की भली तरह से देखभाल करेगा, ये गाय उसकी होगी। दोनों बहुएं अगली भोर गौशाला में हाजिर होती हैं, जहां गोपाल कहता है, क्यारा, तुम्हें आज धन्नो का गोबर उठाकर पूरे गौशाला को अच्छे से चमकाना है। ये किस दलदल में फंस गई? अगर मना किया तो ये चट जेठानी दूध का भंडार देने वाली गाय को मुझसे छीन लेगी। अरे किस सोच में डूब गई? कुछ नहीं, मैं करूँगी। क्यारा मुंह सड़ाकर गोबर साफ करती थी। तभी गाय पूंछ उठाकर दोबारा से गोबर करती हुई मिमियाती है। अरे ये जानवर है कि दुश्मन, फिर से मेरा काम बढ़ा दिया। शर्त के मुताबिक शाम होते ही मधुरिमा बाल्टी लेकर गौशाला में आती है। आज से पहले कभी दूध तो निकाला नहीं, लेकिन कल को जब तू मेरे हिस्से आएगी तो मुझे ही सब कुछ करना होगा। मधुरिमा गाय को सहलाकर जैसे ही उसके थन को हाथ लगाती है, गाय सींग उठाकर उसे जोरदार दुलत्ती मारती है। आई माँ, अरे तू गाय है कि कसाई? एहसान फरामोश, तुझे चारा खिलाया, तेरा बदबूदार गोबर उठाया और तूने मुझे ही सूट डाला। दोनों के लाख कोशिश के बाद भी गाय न उनके हाथों चारा खाती, न उन्हें अपना दूध निकालने देती, जिसे देख दोनों अंत में हार मानकर कहती हैं, मुझे इस गाय का बंटवारा नहीं चाहिए। हाँ, मुझे भी गाय नहीं चाहिए। क्यों? अभी तो 1 सप्ताह भी नहीं गुजरा और तुम हार गई? अरे जानवर ना बड़े भोले होते हैं, लेकिन वो बुरी मनसा को एक झटके से भाप जाते हैं। अरे जब एक बेजुबान जानवर तुम्हारे बीच के अलगाव को महसूस कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? परिवार एक घने पेड़ के जैसा होता है, जिसकी डालियां परिवार के सदस्य हैं, लेकिन अगर उनमें फूट की लहर उठने लगी तो वो डालियां टूट जाती हैं। पतियों की फटकार दोनों लालची बहुओं को अपने किए पर बेहद पछतावा का एहसास दिलाती है। अब मुझे इस गाय का बंटवारा नहीं चाहिए। लालच में आकर मेरी ही अकल पर पत्थर पड़ गए थे, जो मैंने घर बार यहाँ तक कि गौ माता के बंटवारे की बात अपने मन के भीतर आने दी। जो हुआ उसे भूलकर आज से एक नई शुरुआत करते हैं। इस तरह दोनों बहुओं के बीच एक मत स्थापित होता है, जिसके बाद सभी बिना किसी कलेश के हंसी खुशी रहने लगती हैं। 12 बच्चों वाली गाय। कुसुम और राकेश के विवाह को 5 बरस बीत चुके थे, मगर अब तक दोनों माता पिता के सुख से वंचित थे। राकेश के पास एक गाय थी, जिसे वो प्यार से धनिया कहकर पुकारता था। वो नित दिन अपनी गाय को पूजता था। जय हो गौ माता। सुनिए, खाना परोस दूं? अरे भगवान, पहले धनिया खाएगी, आखिर इसी के कर्म धर्म से ही तो हमारी रोजी रोटी चल रही है। गांव के अंतिम छोर में बसा राकेश का घर एकदम पुराना जान पड़ रहा था। छत से लेकर किवाड़ की बिगड़ी हालत चरमराने के कगार पर थी। ऐसे में 2 वक्त का भोजन जुटा पाना ही उनके लिए बड़ी बात थी। ये बस हो गया, धनिया का चारा एकदम तैयार। आहा। भूखी गाय जोर शोर से गुहार लगाती है। माँ, माँ। ये क्या, आज फिर आपने इसके खाने भर से ज्यादा चारा डाला है? कंगाली में आटा गीला करना तो कोई आपसे सीखे। देखो भगवान, अब धनिया को खिलाने पिलाने में कंजूसी न दिखाओ, वरना न ये सांझ को दूध देगी न खेत की जुताई करेगी। राकेश अपनी गाय को खूंटे से खोलकर खेत की जुताई करने चल पड़ता है। ये जेठ की दोपहरी भी ना हम किसानों की खातिर एकदम आफत बनकर आती है। राकेश अपनी गाय को हल में बांधकर खेत की जुताई करता है और देर शाम घर लौट आता है, जहाँ फुलवारी कहती है, अरे राकेश भाई जी, कब से तो हर राह देखत है, हम सबन जल्दी से दूध दे दो, चुल्हनी पर खाना चढ़ा कर आए हैं। हाँ, देरी के लिए खेद है, वो आज 3 खेत की जुताई की है ना धनिया ने, इसलिए थकान के चलते कदम ही नहीं बढ़ा रही थी। राकेश गाय का दूध धोकर सभी के बर्तनों को भर देता है। क्या बात है कुसुम, तुम खा क्यों नहीं रही हो? जी मुझे भूख नहीं। कुसुम, मैं तुम्हारी उदासी को बखूबी भाप सकता हूँ। अब हमारे भाग्य में संतान का सुख नहीं तो क्या किया जाए। मुझसे बात के ब्याह करके इस गांव में आई औरतों के गोद हरे भरे हो चुके हैं, मेरी ही गोद अब तक सोनी है। ऐसा कहते हुए कुसुम की आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं। समय की रफ्तार तेजी से गुजरती चली जा रही थी। एक भोर गौशाला के बाहर कुसुम का सिर चकरा जाता है। कुसुम, तुम ठीक तो हो? मैं देख रहा हूँ तुम कुछ दिनों से कमजोर जान पड़ रही हो। पता नहीं, कुछ दिनों से जी कच्चा हो रहा है।
आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। कुसुम तुम ठहरो, मैं केसरी काकी को बुला के लाता हूँ। कुछ ही पलों में दाई केसरी आकर कुसुम की जांच पड़ताल करती है। मुबारक हो राकेश, तू पिता बनने वाला है। तेरी लुगाई के पांव भारी हैं। पिता बनने की खुशखबरी सुनकर राकेश बोला नहीं समाता और रसोई से बताशे ले आता है। लो काकी, जल्दी से मुंह मीठा करो, मुद्दतों बाद मुझ गरीब की कुटिया में खुशियां दस्तक देने वाली हैं। उस रोज से राकेश कुसुम का खास ख्याल रखने लगता है। एक भोर वो अपनी गाय को लेकर खेत की जुताई कर रहा होता है। अरे वाह धनिया, आज तो बड़ी फुर्ती से काम किया तूने। आधे समय में ही खेत की जुताई निपटा दी। चल तुझको आज खेत खलिहानों की सैर कराता हूँ। धनिया खुश होकर बागोर करती है, जिसके बाद राकेश उसे चराने के लिए खलिहान लाता है, जहाँ सैकड़ों फलों से लदे घने लंबे वृक्ष खड़े थे। धनिया तू पेट भरकर चर ले, तब तक मैं सुस्ता लेता हूँ जरा। ऐसा कहकर राकेश पेड़ की डाल से सटकर आराम करने लगता है। तभी गाय की नजर एक चमचमाते हुए अनोखे फल पर जाती है, जो एक नीचे और घने पेड़ की डाल पर लटकी होती है। गाय उसे लपक कर खा जाती है। माँ, माँ। गाय की गुहार से राकेश की कच्ची नींद टूट जाती है और वो झटके से उठ खड़ा होता है। हाँ, समझ गया कि तेरा पेट भर गया है। चल, शाम होने को आ गई। गौशाला के बाहर दूध लेने वालों की लंबी चौड़ी कतार लग गई होगी। धनिया धसकरी मारकर वहीं बैठ जाती है। अरे धनिया, तू कब से आलसन लुगाई बनी जा रही है, घर चल। गाय जोर शोर से सिंग हिलाते हुए गुहार लगाती है, जिसे देख राकेश उकता कर छड़ी से हाँक कर उसे घर ले आता है। गुजरते दिनों के साथ उसकी गाय दूध देना बंद कर देती है, जिसे देख राकेश काफी हताश परेशान होता है। समझ नहीं आ रहा ये धनिया को हो क्या गया है। कुछ दिनों से इसकी खुराक दुगनी हो गई है, इसके बावजूद दूध की मात्रा बढ़ना तो दूर, इसने एक बूंद दूध देना भी बंद कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि धनिया भी गर्भवती है, क्योंकि गाय का एकदम से दूध न देना इसी का संकेत है। राकेश पुख्ते तौर से धनिया की जांच करता है। माँ, माँ। हाँ धनिया, तू भी माँ बनने वाली है, तेरा भी परिवार बढ़ने वाला है। गाय राकेश को चाटने लगती है। राकेश भी उसे पुचकार कर खुशी जाहिर करता है। गर्भावस्था में होने वाले बदलाव से राकेश की गाय दूध देना बंद कर देती है। ऐसे में राकेश की जीवनी जैसे चरमरा जाती है। वो टूटे मन से कहता है, मेरी गर्भवती पत्नी और गाय दोनों की देखभाल की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर है। ऐसे में मैं हिम्मत नहीं हार सकता। राकेश उनकी देखरेख की खातिर अथक प्रयास और जी तोड़ मेहनत करने की ठानता है। वो भोर की तड़के उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर 4 पैसे जोड़ पाता। 9 महीने के पड़ाव गुजरने के बाद कुसुम एक बेटे को जन्म देती है। उसी रात राकेश की गाय को भी प्रसव पीड़ा उठती है। दर्द से कराती हुई उसकी गाय पागुर करने लगती है। माँ, माँ। लगता है धनिया के बच्चों की भी दुनिया में आने का समय आन पड़ा है। उसी रात राकेश जानवरों के हाकिम मुस्तई को घर ले आता है और गाय 12 बच्चियों को जन्म देती है। मैंने अपने जीवन भर में पहली दफा किसी जानवर के इतने बच्चे एक बार में पैदा कराए हैं। गाय के 12 बच्चों की खबर रातों रात पूरे गांव में आग के जैसी फैल जाती है। सभी उठकर वहां आ धमकते हैं। अरे, ये राकेश की गाय ने बच्चियां जन्मी है कि क्रिकेट की फौज खड़ी की है। पूरे 1 दर्जन बच्चियां बछड़ों को जन्म दिया है इसने। जाने इस 12 बच्चे को जन्म देने वाली गाय कोई दूत है या भूत। इनके दाना पानी में बेचारे राकेश के रोए न बिक जाएं। लोग उसे दबी कुचली बातों से घायल करके चले जाते हैं, मगर राकेश की आंखों में जैसे उसकी गाय के बच्चों की छवि समा जाती है। तकरीबन 2 दिन बीतने के पश्चात राकेश कहता है, ये 12 की 12 पैदा होने के दिन से टस से मस तक नहीं हुई। अचानक एक तपस्वी उसका दरवाजा खटखटाता है। भिक्षाम देही। कुसुम साधु को आहार देती है, बदले में साधु उन्हें आशीष देता है। ईश्वर तुम्हारे तमाम मनोरथों को पूरा करे। बाबा, अगर कुछ देना है तो मेरी गाय को 12 बच्चियों को दे दीजिए। जन्म के बाद से इन्होंने अपनी गौ माँ के थन में मुंह तक नहीं लगाया। साधु नेत्र बंद करके कहता है, चिंतन की आवश्यकता नहीं, ये 12 की 12 कामधेनु गाय हैं। तुम्हारी गाय ने एक वरदानी फल को खाया था,
जिसमें साक्षात वनदेव का वास था। उसी फल से तुम्हारी गाय ने 12 बच्चे दिए हैं, ये तुम्हें बहुत बढ़ोतरी देंगे। उसी पल 12 गाय सुनहरे रंग की होकर चमचमाने लगती हैं और बोल पड़ती हैं। राकेश, तुम भले मानुष हो जिसने अपना सब कुछ न्योछावर किया। तुमने जो हमारी प्रति फिक्र जताया उसे हम बेहद हर्षित हुए हैं। जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे तब तुमने उनकी खूब सेवा सहाय की। तुमने अपनी तमाम जमा पूंजी हमारे ऊपर लगाई है, इसीलिए हम 12 गाय मिलकर तुम्हारा भरसक सहयोग करेंगी। परिश्रम करना मेरा फर्ज था, फल देना ऊपर वाले का काम। तुम भले चंगे हो, यही बहुत है। दोनों दंपत्ति मिलकर गाय के 12 बच्चों का गोबर चारा इत्यादि करते हैं। धनिया दोबारा से राकेश को खूब सारा दूध देने लगती है और कुछ ही सालों में 12 बच्चियां भी गाय बनकर प्रतिदिन खूब सारा दूध और गोबर देती, जिससे राकेश के जीवन की रेल पटरी पर चली आती है और वो खुशहाल तौर से जीवन यापन करने लगते हैं।